हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे जल प्रबंधन के बारे में। जल प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, साथ ही जानेंगे जल संरक्षण के उपाय और जल संग्रहण प्रबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव, जंतु तथा पेड़ पौधों के जीवन के लिए जल अपरिहार्य है। यह सभी जीवधारियों के जीवन का महत्वपूर्ण अंश भी है। पृथ्वी पर जल है वह 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। समुद्र में पृथ्वी के कुल पानी का लगभग 97% होता है, जो सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है, और पूरे जल की मात्रा का 2.60% ताज़ा जल होता है। इसमें लगभग 77% ध्रुवों की बर्फ के रूप में उपस्थित होता है, और पूरे जल का एक बहुत छोटा सा अंश पृथ्वी पर भूजल, झीलों और नदियों और वातावरण में उपस्थित होता है, जिसका उपयोग फसलों की सिंचाई, पेयजल एवं अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। धरती पर गिरने वाले वर्षा का जल, जो कि प्रत्येक बूंद को रोका जा सकता है, बशर्ते इसके लिए संरचनाओं की एक ऐसी श्रृंखला तैयार कर दी जाए कि पानी की एक भी बूंद 10 मीटर से अधिक दूरी पर ना बहने पाए। इसे कोई जल संरचना रोक ले और धरती में अवशोषित कर ले, यही संपूर्ण जल प्रबंधन है। जल ग्रहण का सिद्धांत है कि पानी ना दौड़े और ना चले, जबकि संपूर्ण जल प्रबंधन का सिद्धांत है कि पानी ना दौड़े चले बल्कि रेंगे तथा अंततः रुक जाए और ज़मीन की गहराइयों में ऐसा समा जाए कि उसे सूरज की रोशनी भी उड़ा ना ले जाए। वह ज़मीन के अंदर धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ निकले जहाँ हम चाहते हैं, जैसे कुओं में, तालाबों में, हैंडपंपों में, ट्यूबवेल में या नदी नालों में। इस प्रकार से प्राप्त जल स्वच्छ एवं सुरक्षित होगा और लंबे समय तक मिलता बहता रहता है। इस संरचना में 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा जल एक बार में रोका जा सकता है। इससे अधिक वर्षा एक साथ यदाकदा 2-3 वर्षों में एक बार होती है। इस प्रकार संपूर्ण वर्ष में 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा को भूमि में अवशोषित किया जा सकता है। यह जल भूमि में अवशोषित होकर धीमी गति से कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप व तालाबों में आगामी 6 से 12 माह तक प्राप्त होता रहता है। इससे हमारी खरीफ की फसल सुनिश्चित होती है, सूखे से मुक्ति मिलती है, रबी की फसल भी पर्याप्त होती है एवं गर्मी में पेयजल संकट नहीं होता। भारत में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। भारत में होने वाली वर्षा की प्रकृति मानसूनी है, जिसका एक निश्चित समय होता है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा का वितरण भी आसान है। इसमें से 75% जल की प्राप्ति दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण संपूर्ण भारत में जल की समस्या दिखाई देती है। भारत में अधिकांश जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई के रूप में किया जाता है, और इसके अलावा जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति, उद्योगों आदि क्षेत्रों में भी होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा घटती हुई जल के स्रोतों के कारण जल की समस्या विकराल रूप ले रही है, और इस समस्या के समाधान हेतु आम लोगों तथा कृषि को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल के संरक्षण के साथ साथ इसके समुचित उपाय की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए जल प्रबंधन की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि जल उसके वितरण तथा संरक्षण का प्रयास किया जा सके। अब जानते हैं जल संरक्षण के उपाय। जीव प्राकृतिक संसाधनों में पोषण प्राप्त करते हैं, परंतु वर्तमान समय में मानव कुकृत्यों द्वारा स्वच्छ पेयजल सुलभ नहीं रहा और प्रदूषित जल के विस्तार से समस्त पादप तथा जंतुओं के अस्तित्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, वनोन्मूलन आदि के कारण जल संकट उत्पन्न हो गया है। अतः इस समस्या से उभरने के लिए आज जल संरक्षण की अति आवश्यकता है, और जल संरक्षण के लिए जो निम्नलिखित उपाय हैं वह हम उनको जानते हैं, जो कि कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो उपाय है बांधों व जलाशयों का निर्माण। तो बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बांध एवं जलाशय बनाकर जल संरक्षण तो किया गया है, परंतु अभी अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जिन पर और अधिक बांध
बनाकर इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है कि बांधों के बनने से कई लाभ हों, जैसे कि जल का संरक्षण होता है, जल विद्युत का निर्माण किया जा सकता है, मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, बाढ़ों की रोकथाम होती है, ग्रीष्म काल में पेयजल की पूर्ति नियमित बनाए रखने में मदद मिलती है। तो जल का अधिक उपयोग करने में बांध व जलाशय मदद करते हैं। पहाड़ी भागों में छोटे छोटे बांध बनाकर पौधारोपण तथा मैदानी भागों में बड़े बड़े जलाशय तथा नदी नहर ग्रिड स्थापित करके जल का अधिक उपयोग संभव हो सकता है। अगला उपाय है कुओं एवं नलकूपों का पुनर्भरण। तो देश भर में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं आज भी पेयजल के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। सभी को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि जो कुएं सूख गए हैं उनकी गंदगी साफ करके उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। वर्षा जल द्वारा पुनर्ग्रहण करके भी कुओं के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः इसके लिए कुओं में 3 मीटर की दूरी पर जमीन में 3 मीटर चौड़ा व लंबा तथा 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर इसमें पहले बोल्टर, उसके ऊपर बजरी और फिर रेत की परतें जमाई जाती और इस फिल्टर गड्ढे का निचला हिस्सा एक पाइप द्वारा कुएं में डाल दिया जाता है और वर्षा का जल गड्ढे से छन छन कर पाइप में जाता है और पाइप से कुएं में गिरता है। इससे कुएं और उसके आसपास के कुओं नलकूपों का जल स्तर भी बढ़ जाता है। कुओं का पुनर्भरण करते समय आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि गंदे नाले, नलियों, लोगों का अपशिष्ट जल तथा अत्यधिक रासायनिक खेती वाले क्षेत्र से प्रभावित जल का उपयोग इस पुनर्भरण के कार्य में नहीं किया जाए, क्योंकि इससे कुएं के जल के प्रदूषित हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगला उपाय है वर्षा जल का संरक्षण। तो जल संरक्षण का पहला सिद्धांत है कि जल का संरक्षण उसी स्थान पर होना चाहिए जहां जल की बूंद गिरती है। जब पृथ्वी पर गिरी जल की बूंद अपने स्थान से आगे बढ़कर जाती है तो उसके संरक्षण का पर्याप्त निरर्थक हो जाता है। भूमि पर स्थित पानी अपने दबाव से धरती के भीतर अपने लिए जगह बनाता है। यदि वर्षा की बूंदें गिरने के बाद बह जाती हैं तो धरातल पर अपेक्षित सजलता उत्पन्न नहीं कर पाती। इसलिए आवश्यक है कि वर्षा की बूंदें जहाँ गिरें वहीं उसका संरक्षण हो और जब उस स्थान पर पर्याप्त मात्रा में सजलता आ जाए तभी बूंदें आगे बढ़ें। जल संरक्षण वर्षा से जल को प्राप्त करके उसके प्रवाह को नियमित करके जलाशयों में जल का निश्चित भंडार बनाए रख कर तथा उसकी अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करके किया जा सकता है। जैसे कि वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है, उसके अधिकांश भाग को भूमिगत करने का प्रयास करना चाहिए। इससे उसका संरक्षण होता है। यह तभी संभव है जब सतह पर घना वनस्पति आवरण हो। अच्छे वन को सर्वोत्तम ढंग से संचित करते हैं। ये ऐसे जलाशय हैं जिसमें कभी अवसाद एकत्रित नहीं होता और इसमें भूमि का जल स्तर में वृद्धि होती है। पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करना। अगला उपाय है पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करना। तो वर्षा का पानी धरती की सतह पर तेजी से बहता हुआ निकल जाता है और पानी के बहाव में रास्ते में रुकावट डालकर उसकी गति को धीमे कर तथा बहाव मार्ग में जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर इसमें गिट्टी आदि डालकर जमीन के अंदर पानी की पुनर्भरण को बढ़ाया जा सकता है। तेज ढलानों पर जब पानी तेजी से बहता है तो वहां ढलान से समकोण की दिशा में नाली बनाकर तथा पत्थर की 2 लाइनें डालकर पानी की गति धीमी की जाती है और इससे पानी को जमीन के अंदर उतरने के लिए अधिक समय मिल जाता है। जमीन की खुली सतह पर पानी तेज गति से बहता है, परंतु यदि उस पर कोई भी वनस्पति विशेषकर घास हो तो पानी बहाव की गति अपने आप धीमी हो जाती है। इससे पानी को जमीन के अंदर उतरने में मदद मिलेगी। साथ साथ व्यवस्थित कटाई से पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा और यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि घास लगाने के बाद वहाँ पशुओं को चरने देने के बजाय घास को काटकर खिलाया जाए। अगला उपाय है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। तो पृथ्वी पर अधिकांश जल की आपूर्ति भूमिगत जल द्वारा होती है, अतः इसका विवेकपूर्ण उपयोग वर्षा के जल की
कमी को पूरा कर सकते हैं। विश्व के अधिकतर भागों में भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग तब माना जाता है जब एक ओर उसका समुचित दोहन किया जाए तो वहीं दूसरी तरफ वर्षा के जल को भूमि के अंदर जाने को बाध्य दिया जाए। इसके लिए सतह पर अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाना चाहिए। जल को प्रदूषण से बचाना। जल को सर्वाधिक खतरा प्रदूषण से है। मानव ने जल के अनेक स्रोतों को प्रदूषित करने में प्रबल भूमिका अदा की है। समुद्र में तेल टैंकरों से होने वाले रिसाव, विषैले पदार्थों की विसर्जन, बम्बों के परीक्षण, घरेलू व औद्योगिक कचरे के निस्तारण आदि से जल प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन भयंकर होती जा रही और जल प्रदूषण की स्थिति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भयावह है। अतः प्रयास करना चाहिए कि स्वच्छ जल में विषैले पदार्थों को विसर्जित न किया जाए। इसके लिए कड़े कानून बनाकर उन पर अमल किया जाना चाहिए। अनेक देशों के जल विधान में यह प्रावधान तो किया गया है कि जल को प्रदूषित करने वाले को दंड दिया जाए, परंतु उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। भारत ऐसे ही देशों में से एक है। कृत्रिम वर्षा द्वारा भी जल का संरक्षण किया जा सकता है, परंतु इसकी तकनीक भारत जैसे विकासशील देशों के लिए खर्चीली है। और कृत्रिम वर्षा में वायुमंडल में सिल्वर आयोडाइड के कण बिखेरने पड़ते हैं जो संघनित नाविकों को एकीकृत करने में मदद करते हैं। इससे वर्षा में सहायता मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो पठार पर इस प्रकार की वर्षा के प्रयास किए गए। निर्लवणीकरण। तो समुद्रों में एकत्रित विशाल जल राशि में लवण पाए जाते हैं और उसे निर्लवणीकृत करके विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। इजराइल ने अपने यहाँ मरुस्थलीय भूभाग में निर्लवणीकरण जल से सिंचाई की है। इससे की बुट्स फार्मिंग में पर्याप्त प्रगति हुई है। जन चेतना। जल संरक्षण के क्षेत्र में आम जनता में चेतना जागरूक करना भी आवश्यक है। चीनी कहावत है कि जल व शब्द उड़ेलना आसान है, परंतु उनका पुनर्ग्रहण असंभव है। अतः हमें दिन प्रतिदिन जीवन में जल के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। कई संदर्भों में हम प्रतिदिन 5 से 10 लीटर प्रयोज्य जल बर्बाद कर देते हैं। जल का परीक्षण। अगला उपाय है जल का परीक्षण। तो घरों में आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल का परीक्षण करते रहना चाहिए। सिंचाई में प्रयोग किए जाने वाले जल का भी जांच होनी चाहिए और इससे मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अशुद्ध जल का शुद्धिकरण। जिन जिन भागों में अशुद्ध जल पाया जाता है वहाँ उसका उपयोग शुद्धिकरण के पश्चात ही किया जाना श्रेयस्कर है। अशुद्ध जल को शोधित करने की कई विधियां हैं। यदि अवशिष्ट पदार्थ मुक्त जल को नदी के स्वच्छ जल में मिलाने से पूर्व ही शोधित कर लिया जाए तो नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। जब नदी के जल में हानिकारक पदार्थों की मात्रा निश्चित मानक से अधिक बढ़ जाती है तो नदी के अंदर रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और इस विशेषता को जैविकीय ऑक्सीजन मांग BOD कहते हैं। और BOD की कमी से जलीय जीव मरकर जल को और अधिक प्रदूषित कर देते हैं। जल शोधन की प्रौद्योगिकी में सुधार। अगला उपाय है जल शोधन की प्रौद्योगिकी में सुधार। तो अपशिष्ट जल के शोधन में प्रौद्योगिकी में नवीनतम सुधार करते रहना चाहिए। जल में घुले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। जब नदी या सागरों की जल की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता घट जाती है तो प्रदूषक तत्वों का अंश इतना अधिक हो जाता है कि उस जल में ना तो जलीय जीव ही जिंदा रहते हैं और ना ही उस जल का उपयोग सिंचाई आदि कार्यों में हो सकता है। अतः उसका उपचार आवश्यक है। जलोपचार की नवीनतम तकनीकों का सहारा लेने के उपरांत ही 80 से 95% तक का ही जल शुद्ध हो पाता है तथा उसमें 5 से 20% तक अशुद्धियाँ बनी रहती हैं। अगला उपाय है वैधानिक नियंत्रण। तो जल संरक्षण के लिए वैधानिक प्रतिबंधों का भी लागू किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठान, नगर निगम या अन्य संस्थान जो स्वच्छ जल में प्रदूषण तत्वों को विसर्जित करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े नियम व कानून बनाए
बनाए जाएं तथा जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक नियम बनाए जाएं। मात्र विधान या नियम बनाने से ही जल संरक्षण नहीं होता, उन नियमों को कड़ाई से पालन करने का भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अब जानते हैं जल संरक्षण हेतु तकनीकें। तो वर्तमान में जब जल संकट ने एक विशाल रूप धारण कर लिया है, जिससे जल के संरक्षण की आवश्यकता अधिक महसूस की जाने लगी है, इसी के मद्देनजर विभिन्न तकनीकी उपयोग लाई जा रही हैं। वर्षा जल खेती तथा जल संभर प्रबंधन इसमें प्रमुख है। तो वर्षा जल संग्रहण हेतु अपनाई जाने वाली तकनीकें मकानों की छतों पर गिरने वाले जलधारा वर्षा का जल इकट्ठा करके उसे पुनः भूजल स्रोत में जोड़ना ही वर्षा जल का संरक्षण कहलाता है। ऐसे कई विधि ज्ञात हैं या प्रचलन में है। छत पर एकत्रित जल को निम्नलिखित साधनों द्वारा भूजल में पुनः भेजा जा सकता है, जैसे वर्षा जल संचयन। यह वर्षा जल के संरक्षण की आधुनिक तकनीक है। यह तकनीक वर्षा के जल को संरक्षित कर भूजल स्तर को सुधार हेतु अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। इस तकनीक के अंतर्गत घरों की छतों द्वारा निकलने वाला वर्षा का जल एक जगह एकत्रित कर जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए जमीन के स्तर के नीचे 6 या 7 फुट गहरी खुदाई की जाती है, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। इस ट्रेंच में पाइप के सहारे एकत्रित पानी को पहुंचाया जाता है। ट्रेंच में एक जाली लगाई जाती है तथा रेत और पत्थरों के टुकड़े भरे जाते हैं, जिससे जल में यदि कोई अशुद्धि रहे तो वह घट जाए तथा इस प्रकार भूमि के अंदर स्वच्छ जल का संग्रहण हो सके। अगला है उपयोगी और अनुपयोगी हैंडपंप। तो उपयोगी तथा बेकार पड़े हुए पंप को वर्षा जल संरक्षण हेतु अथवा जल संवर्धन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत वर्षा के एकत्रित जल को लगभग 50 से 100 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप द्वारा हैंडपंप में डाल दिया जाता है और संवर्धित जल के प्रदूषण या अवांछनीय तत्वों को प्रवेश से रोकने के लिए पाइप के बाहर 1.2 मीटर लंबे की गिट्टी युक्त बालू से निर्मित फिल्टर छन्नी लगा दिया जाता है। इस प्रकार एकत्रित जल का उपयोग उपयुक्त प्रकार से क्लोरीनेशन के पश्चात ही किया जाना चाहिए। अनुपयोगी कुएं। तो अनुपयोगी कुएं को वर्षा जल संबंधन हेतु भी स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एकत्रित वर्षा जल भवन की छत से पाइप द्वारा इन कुओं में जोड़ने के पूर्व उसकी सफाई, गहरीकरण आदि कर लेना चाहिए। इन कुओं में एकत्रित इस जल में जैविक प्रदूषण रोकने के लिए नियमित क्लोरीनेशन किया जाना चाहिए। रिचार्ज पिट या गड्ढा। तो रिचार्ज पिट कम से कम गहरे एकीकरण जो कि भूगर्भीय जल संग्रहण की सतह को रिचार्ज करने के काम आता है। ये पिट 1 से 2 मीटर चौड़े व 2 से 3 मीटर गहरे बनाए जाते हैं। इस पिट्स को रेत एवं बोल्टर से भरा जाता है तथा उनकी नियमित सफाई की जाती है और इस पिट्स की आकृति गोलाकार, वर्गाकार या आयताकार हो सकती है। रिचार्ज सॉफ्ट। तो रिचार्ज सॉफ्ट बनाने हेतु डायरेक्ट रोटरी विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त पाइप का व्यास 0.5 मीटर अथवा रिचार्ज करने हेतु जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। रिचार्ज सॉफ्ट में बोल्टर्स, ग्रेवल्स और मोटी रेत भरी जाती है तथा इसकी निचली सतह पर पारगम्य सतह होनी चाहिए और इसकी गहराई भूतल के नीचे लगभग 10 से 15 मीटर होनी चाहिए। इसका निर्माण इमारतों से लगभग 10 से 50 मीटर की दूरी पर करना ही उपयुक्त है। रिचार्ज ट्रेंच या जिसको नाली कहते हैं, तो एकत्रित जल को छत से नीचे नाली में उतारा जाता है। यह नाली बोल्डर्स व रेत द्वारा निर्मित की जाती है तथा इसे धरातल के ढलान के लंबवत बनाई जाती और इन नालियों को नियमित सफाई की जानी चाहिए। पाइप कॉलम स्तंभ द्वारा जल का रिसाव। तो ट्यूबवेल के पास पार्किंग क्षेत्र आदि में 20 से 30 सेंटीमीटर व्यास के 2-4 मीटर गहराई का गड्ढा बनाया जाता है और यह मिट्टी की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर है। गोल कॉलम के नीचे के 1/3 भाग में बड़े आकार की गिट्टी व ऊपरी भाग में बजरी रेत भर दी जाती है और वर्षा का जल पाइप के कॉलम के माध्यम से निचली सतह में बिना रुकावट के पहुंच जाता है और प्रत्येक ट्यूबवेल के आसपास ऐसी कई पाइप्स बनाई जाएं, परंतु प्रत्येक पाइप के मध्य 2 से 3 मीटर की दूरी रहना अनिवार्य है।
इस विधि से जल रिसाव को बढ़ावा मिलने पर नलकूप का जल स्तर बढ़ना संभव है। अब जानते हैं जल संग्रहण प्रबंधन। तो यह भी वर्षा के जल संग्रहण और संरक्षण का एक तरीका है। जल भरण या वाटरशेड भूमि पर एक जल निकास क्षेत्र है जो वर्षा के बाद बहने वाले जल को किसी नदी, झील, बड़ी धारा अथवा समुद्र में मिलता है। यह किसी भी आकार का हो सकता है। इस उपाय के अंतर्गत कृषि भूमि के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है। वाटरशेड कार्यक्रम में 3 चरणों में क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रथम चरण, वाटरशेड कार्यक्रम के लिए भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगाना, उनका वर्गीकरण करना और प्राथमिकता निश्चित करना। नवीन तकनीक जैसे सुदूर संवेदन द्वारा वाटरशेड कार्यक्रम का मास्टर प्लान तैयार करना। आधारभूत वैज्ञानिक कार्य जैसे कंपोस्ट का प्रयोग कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना। समुचित लाभकारी निवेश को प्रारंभ करना, उदाहरण बैलों द्वारा हल खींचना और गाड़ी चलाना। वाटरशेड संबंधी समस्त आंकड़ों को आम आदमी की पहुंच तक लाना। वाटरशेड कार्यक्रम के प्रसार के लिए समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना और जन संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा वाटरशेड कार्यक्रम के जन जागरूकता अभियान बढ़ाना। दूसरा चरण है वाटरशेड कार्यक्रम में समुचित ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रणाली को अपनाना। ऊपरी प्रदेशों और क्षेत्रों में वाटरशेड प्रबंधन करना। निचले क्षेत्रों एवं तटीय प्रदेशों में इस कार्यक्रम को संचालित करना। क्षेत्रीय स्तर पर डाटा बैंक स्थापित करना। सक्षम कृषि औद्योगिक आधारभूत ढांचे का निर्माण करने का प्रयास जिसमें बिजली आपूर्ति और उन्नत बीज शामिल हैं। वाटरशेड प्रबंधन के निर्माणक पहलू जैसे खाइयों की लंबाई और चौड़ाई के बीच के अंतर पर अनुसंधान। वाटरशेड कार्यक्रम पर एक साथ कानून बनाना और उन्हें लागू करना। तीसरा चरण है वाटरशेड कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को शामिल करना। प्रत्येक वाटरशेड कार्यक्रम में तकनीकी इकाइयों को शामिल करना। वाटरशेड कार्यक्रम में उपयुक्त और प्रौद्योगिक तथा स्वास्थ्य पर्यावरण को प्राथमिकता देना। वाटरशेड कार्यक्रम का केंद्रीकरण करने के लिए एक प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गठन करना। क्षेत्र के लोगों को पिछड़ेपन, सामाजिक अवरोधों व धार्मिक अनुकरण से बचाना। जल भरण या वाटरशेड प्रबंधन के उद्देश्य। तो वाटरशेड प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और कृषि संपदा का संरक्षण और विकास किया जा सकता है। वाटरशेड प्रबंधन द्वारा भूमि पर बहने वाले वर्षा जल को रोकने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। वाटरशेड प्रबंधन द्वारा वर्षा जल संचयन करके जल पुनर्भरण का कार्य किया जा सकता है। वाटरशेड प्रबंधन द्वारा वर्षा जल का संचयन करके वृक्ष, फसलें और घास उगाई जा सकती है। वाटरशेड प्रबंधन द्वारा ग्रामीण मानव शक्ति और जल ऊर्जा प्रणाली को विकसित किया जा सकता है। वाटरशेड प्रबंधन द्वारा मानव समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। यह नदी बेसिन प्रबंधन की लघु स्तरीय इकाई है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकल्प के रूप में इसे देखा गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्थित ढंग से शुरुआत की गई थी। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए इस कार्यक्रम में भूमि, जल व वनों के समन्वित प्रबंधन की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। ग्रामीण मंत्रालय व कृषि मंत्रालय के सहयोग से नदी बेसिनों को विभिन्न जल भंडारण या वाटरशेड क्षेत्रों में बांटने व उसके अनुरूप नियोजन करने का फैसला लिया गया। इसे अतः प्रादेशिक व अंतर प्रादेशिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करने, ग्रामीण रोजगार सृजन, गरीबी निवारण आदि के कारगर माना गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हनुमंतराव समिति व मोहन धारिया समिति की अनुशंसा को आधार बनाते हुए 2 अक्टूबर 2002 से इस कार्यक्रम को मान्यता दी गई। इसकी सफलता के लिए इसे पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया जो जल संभरण प्रबंधन से ही संबंध है। आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू एवं राजस्थान के अनवर में पानी संसद भी पर्याप्त सफल रहे।
वर्तमान समय में नदी बेसिन के लिए औसतन 500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रबंधन की इकाई बनाई गई। जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, वानिकी, मत्स्य, लघु सिंचाई, लघु पेयजल आपूर्ति आदि इसके उद्देश्य शामिल हैं। जल संभरण क्षेत्रों में चयन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु सुदूर संवेदन की भी मदद ली जा रही है, ताकि उच्चावच मृदा, जल संसाधन, भूपायों आदि को बेहतर जानकारी मिल सके। इस कार्यक्रम की जो विशेषताएं हैं, राज्य स्तर पर बहु विषयक विशेषज्ञों सहित समर्पित संस्थानों की स्थापना करना, जैसे राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, जिला स्तर वाटरसेट प्रकोष्ठ, सह डाटा सेंटर, परियोजना स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी और ग्राम स्तर पर वाटरसेट समिति। परियोजनाओं का चयन और तैयार करने में सामूहिक दृष्टिकोण। परियोजना का औसत आकार लगभग 5000 हेक्टेयर हो। केंद्र व राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में एक समान वित्त पोषण हो। मैदानी क्षेत्रों में लागत मानदंडों को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में यह 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। परियोजना अवधि 4 से 7 वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संवेदनीय तकनीकों, योजना और निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए GIS सुविधाओं का प्रयोग करके परियोजनाओं के शुरू में ही वैज्ञानिक योजना बनाना। DPR तैयार करने के लिए परियोजना निधियों का निर्धारण करना। वाटरसेट परियोजना के अंतर्गत परियोजना निधियों के निर्धारण सहित नए आजीविका घटक को लागू करना, अर्थात बिना परिसंपत्ति वाले लोगों की आजीविका के लिए परियोजना निधि का 9% तथा उत्पादन प्रणाली व सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10% निर्धारित करना। राज्यों को परियोजनाओं की संस्वीकृत शक्तियों का प्रत्यायोजन करना। नीरांचल राष्ट्रीय जल संभर प्रबंध परियोजना। तो 7 अक्टूबर 2015 को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल संभर प्रबंधन परियोजना नीरांचल को 2142.30 करोड़ रुपए अर्थात $357 मिलियन के परिव्यय के साथ स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल संभर घटक के लिए नीरांचल परियोजना पूर्ववर्ती एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के स्थान पर लाई गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में क्रियान्वित की गई। इस परियोजना की 2142.30 करोड़ रुपए की कुल लागत में सरकार का हिस्सा 50% होगा, जबकि शेष राशि विश्व बैंक से ऋण घटक के रूप में प्राप्त होगी। इसमें भारत में जल संभर और वर्षा संचित कृषि क्षेत्र प्रबंधन के तौर तरीकों में संस्थागत बदलाव आएंगे। इससे ऐसी विशेष प्रणालियाँ सृजित की जा सकें जो जल संभर कार्यक्रमों तथा वर्षा सिंचित सिंचाई प्रबंधन के तौर तरीकों को और बेहतर केंद्रित एवं अधिक समन्वित कर मापन योग्य परिणाम उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। वाटरसेट प्रबंधन योजनाओं द्वारा ही भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश की जनता के लिए भविष्य की भोजन की मांग को पूरा किया जा सके। यह कार्यक्रम मनुष्य के जल के कारण उत्पन्न खतरों, रोग, दोषपूर्ण जल पीने के दुष्प्रभाव से बचाता है। और वाटरसेट कार्यक्रम द्वारा हरियाली और वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, जो भविष्य के पर्यावरण संतुलन के लिए भी आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।